Today we will continue chapter 3rd of history for class 12th and chapter name is kinship, caste and class. आज हम करने वाले हैं टॉपिक एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ। इसमें हम देखेंगे एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा जिसमें कि संपत्ति की भागीदारी कैसे हुई। द तमिल संगम एंथोलॉजीज illustrate economic social relationship, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled resources were expected to share them. तो तमिल भाषा के संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा खासा चित्रण किया गया। हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, लेकिन जो लोग इन संसाधनों को नियंत्रित कर रहे थे उनसे ये उपेक्षा की जाती थी कि वो दूसरे लोगों के साथ मिल बांट कर इन संसाधनों का उपयोग करेंगे। यानी कि जो अमीर लोग संसाधन को यूज़ कर रहे हैं वो गरीबों के साथ इसकी शेयरिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सुत्त पिटक में कुछ मिथ को वर्णित किया गया। ये मिथ क्या थे कि जो बंधुत्व या फिर जो बंधुता के संस्थान बनाए गए हैं वो पूर्ण रूप से मानव की इच्छा पर निर्भर करते हैं, और जो राजा को टैक्सेस दिए जाते थे, जो राजा को कर प्रदान किए जाते थे, वो एक्चुअली में राजा के द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में उन्हें वो टैक्स दिए जाते थे। एट द सेम टाइम इट रिवील्स रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला कि सामाजिक और आर्थिक संबंध जो हैं वो मानवता के द्वारा किस तरह से स्थापित किए गए। इट ऑल्सो रिकग्नाइज्ड द फैक्ट दैट सिंस ह्यूमन बीइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर। इसमें यह भी बताया गया कि केवल मानव के द्वारा ही ये सारी प्रणाली लागू की गई थी, तो अगर मानव चाहते तो वो फ्यूचर में भविष्य में इसको में परिवर्तन भी कर सकते थे। द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द होल पीपल। जो पूरे के पूरे राज्य के नागरिक होते थे, लोग होते थे, उनके द्वारा ही राजा को चुना जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। इतिहासकार और महाभारत। द एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिस्टोरियन वाइल एनालाइजिंग टेक्स्ट आर फॉलो। इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय उसके बहुत सारे पहलुओं पर विचार करते थे, जैसे कि ये नीचे दिए गए हैं। लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, वेदर इट वॉज ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज और द लैंग्वेज ऑफ प्रीस्ट एंड एलाइट। तो सबसे पहले ये देखा जाता था कि जो ग्रंथ की भाषा है वो कैसी है, क्या वो भाषा साधारण लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती थी या फिर उसे उस समय के बड़े बड़े पुजारी और अभिजात वर्ग के लोग यूज़ करते थे। काइंड ऑफ टेक्स्ट, ग्रंथ का प्रकार कैसा था। वेदर इट वॉज अ मंत्रा और स्टोरी, क्या ये मंत्र के रूप में ग्रंथ लिखे जाते थे या फिर कथा के रूप में इन ग्रंथों को लिखा जाता था। ऑथर्स पर्सपेक्टिव इन राइटिंग द टेक्स्ट, लेखक ने किन चीज़ों को ध्यान में रख करके इन ग्रंथ की रचना की, यानी कि ये ग्रंथ की रचना करने के पीछे उस ऑथर का क्या मंतव्य हो सकता है, उस लेखक की क्या उसके पीछे मंशा हो सकती है, इसे भी समझने की कोशिश की जाती थी। द ऑडियंस टू हुम इट वॉज रिटन, किस प्रकार की ऑडियंस के लिए इन ग्रंथों की रचना की जाती है। डेट ऑफ द कंपोजिशन और कंप्लीटेशन ऑफ द टेक्स्ट, इस ग्रंथ को कंपोज करने की तिथि यानी कि उसका काल निर्धारण करना और ये टेक्स्ट कब कंप्लीट हुआ
उसके का निर्धारण करना, ये भी इतिहासकारों की नज़र में रहने वाला एक पॉइंट है, एक बिंदु है। द प्लेस ऑफ कंपोजिशन, और इसकी कंपोजिशन कहाँ पर हुई, इस ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई, इसके बारे में भी इतिहासकार पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब इतिहासकारों के जो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने महाभारत के बारे में क्या जाना, हम ये देखेंगे। वी हैव बीन कंसीडरिंग द संस्कृत लैंग्वेज महाभारता, तो हमने पाया कि महाभारत जो है वो मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखी गई। द संस्कृत यूज इन महाभारता इज सिंपलर दैन दैट ऑफ द वेदास और द प्रशस्ति, तो प्रशस्ति और वेदा में यानी कि वेदों में जो लैंग्वेज लिखी गई, जो संस्कृत लिखी गई, उससे ये वाली संस्कृत जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान थी। सो इट वॉज प्रोबेबली बेटर टू बी अंडरस्टैंड बट हु रोट द टेक्स्ट, इसलिए इस संस्कृत भाषा को काफ़ी आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन इस टेक्स्ट को लिखा किसने, इस ग्रंथ को लिखा किसने, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इसकी मूल कथा को भाट सारथियों ने रचा था, जिन्हें सूत कहा जाता था। तो इसमें लिखा गया या इसमें बताया गया कि किस तरह से क्षत्रिय योद्धा जो हैं वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और अपनी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने महाभारत के युद्ध को देखा था कि महाभारत का युद्ध कैसे होता है, उसमें होने वाली जीतों को किस तरह से लिखा गया था श्लोकों के रूप में, ये हमने देखा। दिस कंपोजिशन वर सर्कुलेटेड ओनली बाय 5th century BC. द ब्राह्मणास बिगिन कमिटिंग दिस टू राइटिंग। तो इसमें हमने देखा कि लगभग 5वीं शताब्दी तक इसकी कंपोजिशन को केवल ओरली यानी कि मौखिक रूप से इसका प्रेषण हुआ, मौखिक रूप से इसे सिर्फ बोला जाता था, गाया जाता था। लेकिन 5वीं शताब्दी से ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया और इसे लिखना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है, यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय जो उथल पुथल हुई हो, उसके कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर कुछ नवीन मानदंड जो हैं उनकी स्थापना इस कहानी में हमें देखने को मिली हो। यानी कि टाइम पीरियड के साथ साथ, जैसे पहले तो ये कहानी थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन जब ब्राह्मणों ने इसको बाद में कंपोजिशन इसकी करनी शुरू की तो उन्होंने उस टाइम के कुछ मानदंड को इसमें जगह देनी शुरू की, यानी कि थोड़ा सा कहानी को डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमने देखा कि महाभारत के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इतिहासकार देखते थे और उनके बारे में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें पता लगाया। इसी टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और यहाँ तक आपको नोट्स जो हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।